दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। आप जानते हैं जैसे कि हम हर रोज 43 सीटों का जो है आकलन कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। और ये देख रहे हैं कि झारखंड में जो पहले चरण का चुनाव है उसमें कहां पर कौन सी पार्टी मजबूत है और कहां पर कौन सी पार्टी किसको टक्कर दे रही है। हमने अभी तक जो है आप देखिए कि 35 सीटों का आकलन किया है। सारे वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और वहां पर जो है हम एक आकलन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की जो 43 सीटें हैं वहां से जो सरकार बनाने का रास्ता निकलता है कि नहीं निकलता है, कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन सी पार्टी पीछे है। और जिस तरीके की लड़ाई है, देखिए आप झारखंड में बहुत ही कांटे की टक्कर है। बीजेपी पूरे जो है जयराम ये सॉरी हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है मुद्दा उठा रही हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खासकर महिलाओं में जेएमएम की जो है जबरदस्त पकड़ दिख रही है। और एक नौकरी के मुद्दे पर 2-3 साल का जो कोरोना का असर रहा उसको लेकर के, और फिर 5 महीने के लिए जेल चले जाने के बावजूद हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर युवाओं के उस नाराजगी को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड का चुनाव पूरी तरीके से फंसा हुआ है। आज जो हम जिन सीटों की बात करने वाले हैं ये आखिरी 8 सीटें हैं और इसके बाद ये जो हमारा पूरा चंक था 43 सीटों का ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम ये आंकड़ा रखेंगे कि 43 सीटों में कहां पर कौन जीत रहा है, कौन सी सीट फंसी हुई है, कौन सी जेएमएम जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, आजसू जीत रही है, ये हम पेश करेंगे। इसके बाद कल से शुरू हो जाएगा और उस पर हम बात करेंगे और यहां से तय होगा कि 43 सीटों में कौन कितना जीत रहा है। तो इसके लिए आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, हमारी थोड़ी आर्थिक मदद करिए। हम हर वीडियो में क्यूआर कोड लगा रहे हैं, आपसे जितना संभव हो सके मदद करिए ताकि हम लोग जो है झारखंड पर बात कर सकें, देश दुनिया के मुद्दों पर बात कर सकें। और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी कमेंट में आप लोग लिखते हैं, हम सब पढ़ते हैं और उसके अनुसार जो है सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मंजर भाई से जो है पहले तो मंजर भाई आपका बहुत स्वागत है। और आज जिन हम सीटों पर आपसे बात करेंगे उसमें चक्रधरपुर है, बरही है, बरकट्ठा है, जमशेदपुर ईस्ट है, जमशेदपुर पश्चिमी है, विश्रामपुर है और कोडरमा के साथ हटिया की सीट है। इन 8 सीटों पर हम बात करेंगे। मंजर भाई आपका बहुत स्वागत है और हम शुरुआत करेंगे शुक्रिया। चक्रधरपुर से। क्या लग रहा है आपको चक्रधरपुर की लड़ाई में जो है कौन जीत रहा है? देखिए, सबसे पहले तो साझा भारत के दर्शकों को जोहार। और ये मेरा आखिरी जो है हमारा जो वोटिंग हुई है 43 सीटों पर, वो आखिरी वो 8 सीटें हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। और वो है पहले चकंदरपुर। अभी चकंदरपुर जो है आपके कोल्हान का प्रमंडल का जो है ये सीट है, जिसमें से जो है चंपा दादा जो है स्टार कैंपेनर बीजेपी की तरफ से है कि कोल्हान हम स्वीप कर रहे हैं। वही चकंदरपुर की धरती है जहाँ चकंदरपुर रेलवे मंडल है। और जो है झारखंड का दूसरा जो है दूसरा या तीसरा में सबसे बड़े रेलवे मंडल में आता है धनबाद, चकंदरपुर, बोकारो, रांची। तो यहाँ पर जो है ये चकंदरपुर वही धरती है। और चकंदरपुर जो है यहाँ पर जो है जेडीयू के सुखराम राम चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के जो है शशि भूषण सामक जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और जेएलकेम की तरफ से बसंती कुर्ती जी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जो है 2019 में अगर बात करेंगे तो सर 65% जो है वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार जो है 2024 में जब वोटिंग हुई तो इस बार 68% जो है वोटिंग मतदान हुई है। तो कहीं ना कहीं जो मतदान में भारी संख्या दिख रही है, बढ़ रही है, तो युवाओं की संख्या भी बढ़ी है, नए वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि सुखराम उरांव जो है ये विवादों एक बार नाम आया था, आप देखे होंगे कि चंपा सोरेन के साथ सुखराम उरांव भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जैसा मीडिया में चर्चाएं चल रही थी जब बीजेपी में जाने की बात चल रही थी आपके चंपा सोरेन की। तो उसी टाइम जो है सुखराम उरांव का भी नाम तेजी से चर्चा में आया था। लेकिन सुखराम उरांव ने पार्टी में बने रहे और जेएमएम में जो है लगातार वो खंडन करते रहे बीजेपी का जो है जो चल रहा था हवा कि बीजेपी में जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसका जो है खंडन किया था और कहा मैं नहीं कहीं जाऊंगा और मैं जो है जेएमएम सिपाही था, हूँ और रहूंगा। और फिर पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ से जो है वो मजबूत एक प्रत्याशी है, 2005 से विधायक है। यहाँ 2 जेएमएम 2 बार बनी है, 2 बार बीजेपी बनी है। 2005 से अगर अभी तक का जो आप करोगे तो यहाँ पर जो है अभी जो है मामला अगर देखेंगे तो जेएमएम ही मुझे भारी लग रही है, क्योंकि कोल्हान में
पिछली बार जो है जिस तरह से 2019 में हेमंत सोरेन ने जो है क्लीन स्वीप किया था, 14 में 14 जो है सीटें जीती थी। इस बार भी जो है 14 में कुछ दो एनडीए में जाएगा, लेकिन 12 के आसपास जो है जेएमएम यहाँ पर एज में है। और मुझे लग रहा है कि जो है चक्रधरपुर में जो है सुखराम उरांव के मुकाबले में थोड़ा सा जो है शशिभूषण सामंत जी कमजोर है। और यहाँ पर जो है चक्रधरपुर में फिर एक बार जो है जेएमएम रिपीट होने जा रही है और तीसरी बार जो है ये विधायक बनेंगे सुखराम उरांव जी। ये बन सकते हैं क्योंकि जो है लोगों के रुझानों के अनुसार चक्रधरपुर के जनता से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैया सम्मान, सरना कोड, आदिवासी के हक अधिकार, जन जमीन, सीएलटी एसपीटी एक्ट, ये सारे मुद्दे उनका हावी है। क्योंकि चक्रधरपुर जो है आदिवासी भी अच्छे खासे संख्या में है, बाकी जो है समुदाय भी है, मुस्लिम भी है और जो है अन्य जातियां भी है, लेकिन वहां पर निर्णायक है तो आदिवासी है। तो मुझे लगता है कि चक्रधरपुर जो है एक बार जो है खाते में जेएमएम फिर से ले जा रही है। और ये सीट चक्रधरपुर जो है ये बहुत मायने रखता है जेएमएम के लिए, क्योंकि इसी चक्रधरपुर के बगल में हेमंत सोरेन जी का मामा घर है, जो कि ईचागढ़ शायद के आसपास आता है घाटशिला, तो वो इस सीट से जीतना जरूरी है उनके लिए। जी चलिए, तो ये मामा वाली सीट भी जीती जाएगी और जो है पिताजी वाली जो सीट है वो भी है। तो जी रिश्तेदारियां तो जो है झारखंड ऐसा है कि कहीं भी निकल सकती हैं हेमंत सोरेन की। हम तो जो है इधर गोमिया में गए थे तो उधर भी कोई मामा उनके मिल गए थे जो कहते हैं कि वो हमें मामा ही कह के बुलाते हैं, और वो वीडियो काफी चला था हमारे चैनल पे जो है जी जी हेमंत सोरेन मामा वाला। तो मंजर भाई, चक्रधरपुर में आप ये कह रहे हैं कि जेएमएम कोई बढ़त है, आप ये कह जी रहे हैं। चलिए, तो आज की जो हम 8 सीटों में बात करने वाले हैं उनमें चक्रधरपुर है, बरही है, बरकट्ठा है, जमशेदपुर ईस्ट है, जमशेदपुर पश्चिमी है, विश्रामपुर है, कोडरमा है और हटिया है। तो चक्रधरपुर में जो है मंजर भाई का जो सर्वे है, जो हमारे ग्राउंड पे इनपुट्स है, नेटवर्क है, जनता से बातचीत है, उसके अनुसार चक्रधरपुर में जेएमएम मजबूत है और वो चुनाव निकाल सकती है। अच्छा, अब आते हैं बरही पर। हजारीबाग के आसपास का ये इलाका है, बिहार से जी सटा जी हुआ है। और जब आप रांची पटना के लिए चलते हैं तो ये बरही पड़ता है। और मंजर भाई, यहाँ पर जो है बरही में जो है काफी कैंपेनिंग की गई थी लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार की ओर से। क्या लगता है इस बार बरही में क्या होने वाला है? शायद यहाँ पर टिकट भी कांग्रेस ने काट दिया था, ये सीट कांग्रेस के पास ही है। जी नहीं, हाँ जी, उस कांग्रेस के पास है। अरुण साहू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये त्रिकोणीय यहाँ बन गया है। जो है जेएमएम आपके जो है सिटिंग विधायक जो है आपके उमाशंकर अकेला जी, वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ से जो है बीजेपी के मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी मनोज यादव को ही दिया गया था, जिसमें उमाशंकर अकेला ने उनको हराया था। और बाकायदा इसलिए जो है उमाशंकर अकेला कह रहे हैं कि जो है इस बार हम फिर एक बार जीतने जा रहे हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि उमाशंकर अकेला जी नाम नहीं अकेला है, और वो इस बार अकेले पड़ गए हैं और कांग्रेस ने उनके साथ नाइंसाफी किया है, ऐसा तो जो है बरी की जनता कह रही है। क्योंकि जो सिटिंग विधायक का टिकट नहीं करना चाहिए था वो उनका काट दिया गया। और बरी में जो है अब दोगुनिया मुकाबला जो था, जैसे कि बीजेपी और जो है आपके जो कांग्रेस के बीच में अब त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि उमाशंकर अकेला सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और सपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं जो चुनाव जीत रहा हूँ। जबकि जो है मनोज यादव वहां से विधायक रह चुके हैं एक बार, तो वो भी जो है मजबूत प्रत्याशी है और काफी मजबूत है, वो विधायक बने थे। जब मैं सेंट कोलंबस हजारीबाग में पढ़ रहा था तो मनोज यादव को काफी करीब से देखा हूँ और उनके भाषणों को सुना हूँ। अच्छे कद्दावर नेता है, अच्छे वयोवृद्ध नेता है। लेकिन यहाँ पर एक कैंडिडेट है आईसी के जो है कांग्रेस पार्टी के, अरुण साहू जी युवा है। लेकिन जो है उमाशंकर अकेला रहते तो थोड़ा कांग्रेस भारी होती, लेकिन कांग्रेस का वोट ही जो है बट गया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ बीजेपी थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि उमाशंकर अकेला जो है बहुत छीट के ले जा रहे हैं, अरुण साहू का ही ले जा रहे हैं, किसी और का नहीं ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस का ही है वो उनको छीन के ले जा रहे हैं सपा में। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ कांग्रेस कमजोर हुई है इस सीट में। जो वर्तमान विधायक है आपके पास सिटिंग विधायक है और वहां आप उनका टिकट काट देते हैं। आप पहले वादा करते हैं, देखिए नाइंसाफी किस तरह से हुई उनके साथ। कहा गया कि किसी भी विधायक जो है कैंडिडेट का टिकट नहीं काटा जाएगा जो विधायक है वर्तमान में, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। और फिर उन्होंने आरोप लगाया कि हमसे 2 करोड़ का मांग किया गया। हालांकि उनकी बात पर कितनी सत्यता है उस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है लीगल नोटिस हम देंगे, और लेकिन अभी तक लीगल नोटिस नहीं पहुंचाया लग रहा है उमाशंकर अकेला। और उमाशंकर अकेला जो है वृद्ध है, भले ही एज में थोड़े से
जो है सीनियर सिटीजन लगते हैं, लेकिन बेबाक बोलते हैं और बेबाक अंदाजी के लिए वो प्रसिद्ध है। इरफान अंसारी के सगे दोस्त थे और इरफान अंसारी के लिए कैंपेन कर रहे थे क्षेत्र में, और काफी जो है जामताड़ा वो आना जाना करते थे, लेकिन इरफान अंसारी भी जो है उनको टिकट नहीं दिला पाया, और ये स्थिति रही कि बेचारे उमाशंकर अकेला के नाम में ही अकेला है, इस बार अकेला पड़ गए हैं, लेकिन अकेला कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं बरही में, और बरही में जो है कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो जो है निश्चित है कि बीजेपी वहां पर जो है मजबूत स्थिति में है। मंजर भाई, बरही वो सीट है जहां महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा है, 66 पॉइंट से ज्यादा, 66 कुछ परसेंट से ज्यादा वोटिंग हुई है झारखंड में पहले चरण में, और ये 66.6% के आसपास है। तो उसमें जो है महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं यहाँ पर इस बार निर्णायक साबित होने वाली हैं बरही में? क्योंकि ये जो इलाका है, आप देखिए, अगर महिलाओं का वोट कोई 1% या आधा परसेंट ज्यादा नहीं है, 4.7% इस बार जो है, लगभग 4.5% के आसपास महिलाओं का वोट जो है पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। तो क्या ऐसा लगता है कि उमाशंकर अकेला हो या फिर कोई भी हो, ये जेएमएम का जो वोट है, कांग्रेस का जो वोट है, वो एक मजबूत चैलेंज है बीजेपी के लिए, या फिर बरही में बीजेपी ही आगे है? तो देखिए, महिलाओं की जहां तक बात है, तो महिलाएं जो है महिला सम्मान का भी असर है, और वो लोग जो है हम देख रहे हैं ज्यादातर सीटों में जो है इंडिया गठबंधन के ही पक्ष में वो जा रही है, क्योंकि जो है जब महिलाओं को वही चीज चाहिए और महिलाओं को उन पर विश्वास है, जो देता है ना, जो वादा करता हूँ महिला को उस पर विश्वास नहीं रहता है। देखते होंगे आप अपने भाभी या किसी से बात करेंगे और जब कहेंगे कि भाभी आपको ला देंगे तो बोलेंगे चल झूठा, है ना, लेकिन जब आप दे दीजिएगा तो बोलेंगे वो देवर भी बहुत अच्छे हैं, मेरा सामान ला दिए थे मुंबई से। तो वही हाल झारखंड में है, और मुझे लग रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में उनका गया है, लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ त्रिकोणीय जो है मामला बन गया है। उमाशंकर अकेला अगर रहते अकेले तो कहा जा सकता था कि कांग्रेस सीट जीत सकती थी, लेकिन उमाशंकर अकेला जो है इस कदर जो है मैदान छोड़ के भागने वाले नेताओं में से नहीं है। कुछ तो है उनके पास, और वृद्ध है, नॉलेज है, अनुभव है इतना सालों का राजनीति में, तो मुझे लगता है कि उमाशंकर अकेला खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस का बरही में। तो आप ये कह रहे हैं कि बरही में उमाशंकर की वजह से बीजेपी जो है आगे है और वो चुनाव निकाल सकती है। ठीक है, चलिए अब बरही से आगे बढ़ते हैं और बरकट्ठा की तरफ चलते हैं। क्या लगता है मंजर भाई, यहाँ के क्या सर्वे हैं, क्या ओपिनियन है और क्या रुझान है बरकट्ठा में? पूरा झारखंड में अगर कहा जाए सर, तो सबसे आसान सीट मुझे लगता है बरकट्ठा। बरकट्ठा में सिर्फ दो ही का लड़ाई है, जेएमएम और बीजेपी। तो जो अभी जेएमएम प्रत्याशी है जानकी प्रसाद यादव, ये जेडीएम के थे, और जो है पार्टी का जब विलय हुआ था 2014 में बीजेपी के साथ, तो ये चले गए थे, और जब इनको टिकट नहीं, जब ये चुनाव हार गए, अमित यादव जो है निर्दलीय प्रत्याशी जब यहाँ से जीत कर चुनाव जीते, इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी से टिकट मिला है उनको, अमित यादव को, और वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। और जो है अमित यादव है बीजेपी से, और जो है आपके जेएमएम से जो है ये जानकी प्रसाद यादव है, और दोनों ही जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई है। लेकिन अब जो है कांटे की लड़ाई है, कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा, क्योंकि जो है मुश्किलों का ये सीट है, क्योंकि दो कोनिया है, तो यहाँ पर कोई तीसरा फैक्टर भी नहीं है, और ये बिहार से सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका भी है, तो यादवों की भूमिका जो है अच्छी खासी यहाँ पर तेजस्वी यादव ये लोगों का असर है, और यहाँ पर कोडरमा में जब सभा हुई थी तो ये सीटों पर भी असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जानकी प्रसाद यादव हो या चाहे क्या बोलते हैं आपका अमित यादव हो, दोनों ही पार्टी जो है, दोनों ही नेता जो है जोर शोर से लगे हुए बरकट्ठा में, और बरकट्ठा में इन्हीं दो के बीच लड़ाई है। और जानकी प्रसाद यादव हाल ही में जो है कल्पना सोरेन के थ्रू जो है कल्पना सोरेन ने उनको पार्टी का दामन थमाया था, और जो है वो चुनाव में टिकट भी उनको मिला है। और लेकिन देखा जाए कि अगर कहा नहीं जा सकता है, कांटे के चक्कर है यहाँ पर, क्योंकि जो है बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम दोनों ही यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है, कोई तीसरा फैक्टर है नहीं, तो यहाँ पर जो है हार जीत का अंतर बहुत कम होगा। लेकिन जो है बरकट्ठा भाजपा के लिए जो है थोड़ा सा मजबूत सीट है, तो कह सकते हैं कि भाजपा थोड़ा जो है मजबूत स्थिति में, क्योंकि बरकट्ठा से जो है जानकी प्रसाद यादव का भी काम वहां की जनता देख चुकी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है हजारीबाग लोकसभा और कोडरमा लोकसभा में सॉरी आता है वो,
और कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी जो है महिला बाल विकास मंत्री, वहां से सांसद है, तो कहीं ना कहीं उनका भी साथ मिलेगा अमित यादव को। तो जो है बीजेपी इस सीट से मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन निर्णायक है और जो है कांटे की टक्कर है इस सीट में। तो आप कह रहे हैं कि कांटे की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी जी को अपर है, वो थोड़ा सा उसके पास जी संसाधन है, सांसद है, समर्थन है, तो थोड़ा सा जी उसको एज है, लेकिन कांटे की लड़ाई है। चलिए, तो कांटे की जी लड़ाई में जो है बीजेपी को हम जो है एज दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अगली सीट है जमशेदपुर ईस्ट। क्या है सॉरी। इसका समीकरण? और सुने हैं कि यहाँ पर तो काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। हाँ, देखिए सबसे बड़ा दाव तो है रघुवर दास का लगा हुआ है, कि रघुवर दास का जो है लोग ये भी कह रहे हैं, कह रहे थे कि बीजेपी का टिकट जो है उड़ीसा के राजभवन से बढ़ रहा है, और जो है उनकी बहू को दिया गया जब पूर्णिमा साहू को, तब ये बात एकदम जो है सच्चाई हो गई कि हाँ मिला था टिकट, वहीं से लग रहा है बढ़ रहा है। तो जो है सूर्यो राय को वहां देखिए कि जो है जेडीयू में शामिल हो गए, और वो जमशेदपुर जो है पूर्वी, जहां से रघुवर दास को चुनाव हराए थे, वो सीट छोड़कर अभी जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पूर्णिमा साहू एक कमजोर कैंडिडेट दे दिया है, और पूर्णिमा साहू विवादों चर्चा में तब आई जब उन्होंने कहा कि जमशेदपुर राज्य से, है ना, जमशेदपुर राज्य को बेहतर बनाएंगे। ये चीज जो है वो ट्रोल हो गई, और काफी जो है ये परिवारवाद का भी मामला वहां बहुत चढ़ के बोल रहा है। यहाँ से देखिए कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा जो है कैंडिडेट दिया है, डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार वही शख्स है जो बिहार में जब अक्रांता जब बढ़ी थी, जंगल राज कहा जाता है जिसे भाजपा कहती है, तो जमशेदपुर में इंडस्ट्री थी, टाटा स्टील आप तो जानते होंगे, और आपसे बहुत पुराना गहरा नाता होगा टाटा का। तो टाटा से जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं गैंगस्टर और जो है लेवी असोली ये सब चलता था। तो लालू यादव जी ने जो है यहाँ के कानून व्यवस्था से चिंतित हो गया है। जमशेदपुर के टाटा ने एकदम कह दिया कि हम प्लांट बंद करके चल जाएंगे, हम यहाँ नहीं चला पाएंगे। तो लालू यादव बहुत चिंता में पड़े, और लालू यादव ने कहा, तब डॉक्टर अजय कुमार एक आईपीएस थे और बिहार में पटना में पोस्टेड थे, तो उनको बोला कि आप जाइए और वहां का उसको संभालिए, क्योंकि उस टाइम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय कुमार थे। डॉक्टर अजय कुमार को भेजा गया है जमशेदपुर, लेकिन जमशेदपुर आने से पहले डॉक्टर अजय कुमार ने साफ कहा था लालू यादव को कि अगर हमें जमशेदपुर भेज रहे हैं, लेकिन ना हम किसी का पैरवी सुनेंगे और ना पर किसी से कार्रवाई पर जो है आपका दखल हम सुनेंगे, तो आप हमको ये सब चीज अगर फ्री करते हैं तभी हम जमशेदपुर जाएंगे। और वहां पे, और वो जब आए 2005 के आसपास, तो यहाँ पर जो है बहुत बेजोड़ तरीके से जो है उन्होंने कार्रवाई किया। जो है यहाँ पर कई गैंगस्टर थे, वो आप नाम सुने होंगे, अमन साहू, फलना साहू, जो जो गैंगस्टर झारखंड में जो प्रसिद्ध है, तो वो यहाँ पर जो है साइलेंट हो गए, और लगातार जो है डॉक्टर अजय कुमार यहाँ पर कार्रवाई करते रहे, और छवि इतना मजबूत हुई कि जमशेदपुर लोकसभा से वो इस बार सांसद भी रहे झारखंड विकास मोर्चा से। और उसी अनुभव का ये असर है, और उसी कानून व्यवस्था का राज है। कहते हैं लीडर भी है और नीडर भी है, जो है जमशेदपुर पूर्वी की जनता कह रही है कि लीडर तो है ही है, नीडर भी है। तो पूर्णिमा साहू के मुकाबले में एक जोरदार मजबूत प्रत्याशी, इतना मजबूत प्रत्याशी दे दिया है कि बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि हमने गलती कर दिया। कोल्हान में जो सीट हम 14 में 14 दावा कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि 13 सीट आ जाए वो बहुत बड़ा बात है उनके लिए, क्योंकि एक सीट से ये हार रहे हैं यहाँ से। तो जमशेदपुर पूर्वी जो है हार रहे हैं, और डॉक्टर अजय कुमार ने एड़ी चोटी का दाव लगा दिया है। एड़ी चोटी का मीन्स सचिन पायलट उनके लिए आए हैं, सुप्रिया सेनेज जी आए हैं, जितने स्टार कैंपेनर आप देखे होंगे, तो सबसे पहले जमशेदपुर पूर्वी आए हैं। तो कहीं ना कहीं एआईसीसी के प्रभारी है, सेक्रेटरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय कुमार को प्राथमिकता मिली और उस सीट पर ज्यादा फोकस किया गया। डॉक्टर अजय कुमार से जीत पाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और अच्छा उनका छवि है, और मुझे व्यक्तिगत उनके बारे में जानकारी है, वो लोगों की मदद बहुत करते हैं। तो ऐसे नेताओं का विधानसभा जाना जरूरत है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। सरयू राय है, जी आप जी हल्के में नहीं ले जी सकते। उन्होंने कह के हराया था, रघुवर दास को कह के हराया। जी जी देखिए जहां तक सूर्यो राय की बात है, सूर्यो राय ने कह के हराया था कि देखिए हम जा रहे हैं, चुनाव हरवाएंगे उसको। तो वही जो है रघुवर दास की बहू है, और परिवारवाद का आरोप लगता है कि रघुवर दास भी मुख्यमंत्री रहे, अब राज्यपाल है। अब देखिए कि अभी फिर उनके बहू को मिलेगा क्या? जमशेदपुर की जनता क्या सिर्फ उनके परिवार की सेवा करने के लिए है? तो ये चीज जो है लोगों को दिमाग में घुस रहा है कि ये सही बात है। और परिवारवाद देखिएगा, टाटा कोल्हान में मीरा मुंडा को दिया गया,
उसके बाद जो है चंपा सोरेन के बेटा को टिकट दिया गया। तो कोल्हान में जो है परिवारवाद का जो है असर बहुत बीजेपी के लिए घातक है, और ये घातक मुझे लग रहा है ये सीट जो है इनसे छीन रही है, क्योंकि जब सरयू राय भी थे तो सरयू राय बीजेपी के कद्दावर नेता थे, और मुझे लगता है कि बीजेपी के ज्यादा जो है झुकाव उनका बीजेपी की तरफ ही था। हालांकि जो है निष्पक्ष बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें निष्पक्ष नहीं मानता हूँ, थोड़ा सा झुकाव था बीजेपी की तरफ। और यहाँ पर जो है वो अब जो है यहाँ से साइड हो गए। आपके सर्वे और जो इनपुट्स हैं उसके अनुसार जमशेदपुर पूर्वी से कौन जीत रहा है, कौन आ गया आपके हिसाब से? जमशेदपुर पूर्वी मेरे हिसाब से नहीं सर, वहाँ की जनता के हिसाब से अगर चलेंगे, जनता के रुझानों पर चलेंगे, तो देखिए वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है एक मतलब जबरदस्त मतलब वोटों से एक बड़ी अंतर से जो है चुनाव जीत सकती है कांग्रेस पार्टी, और वो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार के वजह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सरयू राय जो है पीछे चल रहे हैं और खुद नहीं, पूर्णिमा साहू सर, ये सीट जो है पूर्णिमा साहू जो है। हाँ, यहाँ जमशेदपुर से पूर्णिमा साहू, अच्छा ओके, रघुवर दास की बहू हैं, उनके खिलाफ जो है अजय कुमार लड़ रहे हैं। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा पूर्वी और पश्चिमी का हो जाता है, लेकिन इसके बगल वाली जो ही सीट है उस पर हम लोग अब आएंगे। तो यहाँ पर तो रघुवर दास की बहू का तो मामला नहीं है, यहाँ पर कौन है? देखिए जहां तक बात है, ये जमशेदपुर पश्चिम की हम बात कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम से जो है कहा जाता है कि सामाजिक सौहार्द का अगर कोई नेता कोई बात करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह जय श्री राम दोनों, तो वो बन्ना गुप्ता करता है। तो बन्ना गुप्ता अल्लाह अकबर बोलता है, और ये जो है आपके जय श्री राम का भी नारा, जय सिया राम का भी नारा मारते हैं वो। तो ऐसे नेता जो है वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जो है बड़े नामी नेता है झारखंड के बन्ना गुप्ता। देखे होंगे बाकायदा कोविड काल में इन्होंने जिस तरह से झारखंड के एक एक गरीबों तक जो है ऑक्सीजन सिलेंडर तक कमी नहीं होने दी। और मैं इनको जो है, मैं नहीं, इसका पूरा जनता जो है झारखंड की जनता, हाँ लेकिन थोड़ा सा जो है इतनी बड़ी सिस्टम है तो कुछ ना कुछ भूल चुक होती है, लेकिन उन्होंने 90% के आसपास जो है सुधार व्यवस्था किया था कोरोना काल में, और उसी के दम पर जो है चुनाव लड़ रहा है। जमशेदपुर में इनकी खासी बैठ है, यानी कि बेस बहुत है, और ये काम किए है। फ्लाईओवर आप देखेंगे, मानगो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे जो है वहां पर जब एक कब्रिस्तान था वहां से कुछ काम होना था, तो प्रोजेक्ट था, तो वो फिर जो है वहां से वो दूसरा पास कराए और कुछ काम कराए, ताकि जो है किसी प्रकार का हानि ना हो। तो ये जो है लगातार जो है जमशेदपुर के विकास के लिए जो है काम करते हैं, जैसा कि वहाँ जनता बताते हैं। जनता के मुद्दे के अनुसार हमने देखा तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है, तो जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम ये सीट जो है लोग दो निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरब से जो है आपके डॉक्टर अजय कुमार है, पश्चिम से जो है आपके बन्ना गुप्ता। लेकिन हाँ, सूर्यो राय को हम लोग कमजोर नहीं मान सकते हैं। सूर्यो राय साइलेंट वोटर इनके पास बहुत है, और सूर्यो राय कद्दावर नेता है, हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन जो है इनकी आवाज दम हमको लग रहा है नहीं होता है, और दम होता तो कार्रवाई जरूर होती। लेकिन जो है ये सिर्फ जो है एक व्यक्ति के खिलाफ जो है बोलते हैं, और वो मैं नाम नहीं लूंगा। और सूर्यो राय जो है कहा जाता है कि सूर्यो राय इस बार जो है, जब हम जनता से वहां से पूछे, जमशेदपुर जो है पूर्वी की जनता से, तो जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने कहा कि मंत्री जी ने काफी अच्छा काम किया है, और पुनः एक बार हम लोग भरोसा जताना चाहते हैं, क्योंकि बन्ना गुप्ता किसी का मौत भी हो जाता है तो जाके आगे, चाहे लोग फोटोशॉप कहे, बीजेपी वाले उन पर आरोप तंज भी कसते हैं कि मंत्री जी जो है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जो है शमशान तक जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वो सुख दुख के जमशेदपुर के लोगों के साथ रहते हैं। सूर्यो राय जो है मुकाबले में है, लेकिन जो मुझे लगता है कांग्रेस यहाँ थोड़ा मजबूत स्थिति में है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग फोटो खिंचाने के लिए भी नहीं पहुंच पाते हैं। अगर एक मंत्री पहुंच जाता है वहां पर अपने लोगों के पास, तो अगर किसी चीज की कमी है, कोई मुश्किल है, तो उससे बात की जा सकती है। अगर 1 मिनट के लिए ही पहुंचता है तो सही। खैर वो अलग बात है कि बन्ना गुप्ता जीतते हैं या हारते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये कह रहे हैं कि बन्ना गुप्ता फाइट दे रहे हैं सरयू राय को, और ये आप ये भी कह रहे हैं कि वो आगे भी हैं। जी, सूर्यो राय के मुकाबले में बन्ना गुप्ता मजबूत स्थिति में। अच्छा अच्छा, तो ये चलिए एकदम क्लियर कर दिया आपने कि मजबूत स्थिति में। विश्रामपुर चलते हैं, और विश्रामपुर में आपको क्या लग रहा है मंजर भाई? देखिए सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना सारा सर्वे, लेकिन सबसे मजा हमको विश्रामपुर में, इतने नेता सब करना, कोई कमजोर प्रत्याशी हमें यहाँ नहीं दिखा। यहाँ पर बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं,
जो अपने क्षेत्र में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल वगैरह बहुत सारे जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, और स्वास्थ्य मंत्री भी झारखंड के रह चुके हैं बीजेपी में, और इसके बाद 2 बार से वो विधायक है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रत्याशी है आरजेडी के नरेश सिंह, कांग्रेस के सुधीर चंद्रवंशी है। देखिए फ्रेंडली लड़ाई विश्रामपुर में हो रही है। ये इंडिया गठबंधन कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, देखिए कहाँ जो है इंडिया गठबंधन अगर कुछ सीट चुकेगी तो यही वो सीट है विश्रामपुर, वही वो सीट है राजधनवार, जहाँ पर सीपीआईएमएल भी लड़ रही है, जेएमएम भी लड़ रही है। तो विश्रामपुर में जो है आरजेडी से जो नरेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जो है सुधीर चंद्रवंशी चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर बीएसपी के जो है मायावती के पार्टी बहुत मजबूत है विश्रामपुर में, और यहाँ के राजेश मेहता जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी के ये प्रदेश अध्यक्ष भी है, जिन्होंने पूरे झारखंड में जो है चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। उसके बाद जेएलके से विवेक तिवारी, जयराम महतो के पार्टी से विवेक तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो है लड़ाई जो है निखर से 4 लोगों के बीच है, रामचंद्र चंद्रवंशी, सुधीर चंद्रवंशी, नरेश सिंह और राजेश मेहता, बीएसपी प्रेसिडेंट। ये राजेश मेहता जी है बीएसपी का प्रेसिडेंट है और प्रदेश अध्यक्ष जो कहते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है, तो 4 कोण, त्रिकोणीय तो पूरा झारखंड में आप देखें 2 कोणीय देखें, लेकिन ये 4 कोण है, और 4 में कौन बाजी मारेगा इस कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ एंटी कैंपेंसी भी है क्षेत्र में। वहां पर जो है विकास जो है लोग 5 साल जो है विधायक दिखते नहीं है, क्योंकि जो है विश्रामपुर लोकसभा, विश्रामपुर विधानसभा जो है काफी ग्रामीण पृष्ठभूमि का ये जो है विधानसभा सीट है। काफी जो है यहाँ पर जो है पलायन करते हैं यहाँ के लोग, जो है किसान भूमि है, किसानी करते हैं, लेकिन जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। आज भी मंडल डैम का पानी जो है नहीं पहुंच पाया पलामू, सोचिए तो सोचिए कि यहाँ के सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त इलाका भी है, तो पलामू प्रमंडल यहाँ जो है विश्रामपुर जो है वही वो धरती है। तो इसीलिए जो है एंटी कैंपेंसी है विधायक जी के खिलाफ, रामचंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि जो है यहाँ पर जो है 4 प्रत्याशी, 2 चारों मजबूत है। नरेश सिंह भी आरजेडी का बहुत मजबूत है, राजेश मेहता भी बहुत मजबूत है। यहाँ कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा, ये मैं पहला सीट देख रहा हूँ जहाँ कहा नहीं, लेकिन हाँ इंडिया गठबंधन का वोटों का बंटवारा होगा। आरजेडी और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रही है, और दोनों अपने अपने दावे कर रही है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो एक ही वोट है, वो अगर आधा हो जाए तो रामचंद्र चंद्रवंशी ऐसे में जीत सकते हैं, या बीएसपी के राजेश मेहता चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर देखिए कि दिलचस्प चुनाव विश्रामपुर में हो रहा है पूरे झारखंड में, और मुझे वेट है विश्रामपुर के रिजल्ट का कि यहाँ कौन जीतता है, क्योंकि चारों जो है बाघ है, चारों जो है शेर है, कोई कमजोर नहीं, सब एक दूसरे तो से बड़े हैं। हम लोग इस सीट पर किसी को भी आगे नहीं बताते हैं, और ये मान के चलते हैं कि ये सीट बढ़ती हुई है, किसी के भी खाते में जा सकती है। और लेकिन फिर भी वोटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन को हो रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी का जो गठबंधन है और वो जो है मजबूत है। चलिए अब आगे चलते हैं कोडरमा। कोडरमा एक ऐसी सीट है जहाँ काफी जो है जोर लगाया तेजस्वी यादव ने, और कैंडिडेट भी है उनके। तो क्या लगता है आपको मंजर भाई की कोडरमा में क्या होने वाला है? देखिए कोडरमा में जहां तक बात है, तो कोडरमा में जो है आपके जो है सुभाष यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी से नीरज यादव है। लेकिन तीसरा यहाँ विकल्प है शालिनी गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष है, पिछली बार आजसू से चुनाव लड़ी थी, इस बार जो है ये इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, और ये बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है यहाँ पर। और बीजेपी का खेल बिगाड़ी तो यहाँ पर आरजेडी का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि शालिनी गुप्ता जो है आजसू की ही पहले कैंडिडेट थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो है एनडीए की एक मजबूत प्रत्याशी शालिनी गुप्ता थी, जिनको टिकट ना देकर जो है नीरज यादव को दिया गया, और जिसके कारण जो है शालिनी गुप्ता अलग चुनाव लड़ रही है। और अलग चुनाव लड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। सुभाष यादव के लिए कैंपेन कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव बकायदा जो है बात कर रहे हैं सुभाष यादव को जिताने के लिए। वहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं का जब हमने रुझान जानने का कोशिश किया, तो कोडरमा में यही कह रहे थे कि अब की बार जो है सुभाष यादव भी है हाइट में, और शालिनी गुप्ता भी है। नीरज यादव जो है तीसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन 23 नवंबर को किस्मत का पिटारा खुलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी का वोट में सेंधमारी शालिनी गुप्ता कर रही है कोडरमा से, और मुझे लगता है कि शालिनी गुप्ता खेल बिगाड़ेगी यहाँ की जो है कोडरमा से। तो यहाँ पर जो है मैं मान सकता हूँ कि सुभाष यादव अभी थोड़े से मजबूत में है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जीत सकते हैं, क्योंकि कोडरमा में जो है ये सांसद अन्नपूर्णा देवी जी है,
इनका भी जो है सपोर्ट मिलेगा जो है प्रत्याशी को, नीरज यादव को। और नीरज यादव आप सुन देखे होंगे, बड़ी ही विधानसभा में चर्चित महिला विधायक है। बालू बेचती है विधानसभा में जाके कि बालू ले दोना में और चला बालू बेचेला जी भाई। तो ये जो है चर्चा में रहती है, खोखा से बोलती है, बड़ी अच्छा बोलती है, चर्चित विधायक है। और ऐसे विधायकों का मैं महिला विधायकों के समर्थन में रहता हूँ। दरअसल जो है महिलाएं पहुंचनी चाहिए, आधी हक की आबादी को बोलने वाला भी चाहिए कोई। तो नीरज यादव भाजपा की सबसे मजबूत महिला प्रत्याशियों में से एक है, जो विधानसभा में जो है हेमंत सोरेन के पास बालू बेचने का आरोप लगाई थी कि आप लोग बालू बेच रहे हैं, और बालू विधानसभा के बाहर बेच रहे थे, धरना दे रहे थे। बहुत समय चर्चा में आई थी नीरज यादव, लगातार जो है चर्चा में रहती है वो, और एक मजबूत प्रत्याशी है। इसलिए सुभाष यादव के राहों में कांटा जो है शालिनी गुप्ता बन सकती है, या तो फिर नीरज यादव के राहों में कांटा शालिनी गुप्ता बन सकती है। शालिनी गुप्ता ने मैच को रोमांचक बना दिया है यहाँ पर, और वो जिला परिषद की अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। शायद वो नहीं है, शायद मुझे लग रहा है, जहाँ पे दोबारा चुनाव हो गया तो अभी पता नहीं मुझे, लेकिन वो आईसू से पिछली बार जो है प्रत्याशी थी। और इस बार वो बीजेपी के टिकट का दावेदारी भी शायद सुनने में आया है कोडरमा की जनता से कि वो कर रहे थे, लेकिन मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट से शालिनी गुप्ता के पास वोट है, वो जिला पंचायत का चुनाव जो लड़ती रही हैं, तो इस सीट पर जो है उनकी दावेदारी मजबूत है। और वो कितना वोट ले जाती हैं, किसका वोट काटती हैं, इससे तय होगा कि कौन जीतेगा। यानी कि ये सीट भी आपकी नजर में जो है फंसी हुई है, और इस पर भी प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। कि लालू यादव भी जो है सुभाष यादव के लिए कैंपेनिंग करने पहुंच गए थे। आप देखिए कोडरमा में जब ये अन्नपूर्णा देवी जो पिछली 2019 में जीती थी, बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी, तो ये सीट आरजेडी की सीट रही है, और लालू यादव को शायद इसीलिए ले जाया गया था कि शायद बात बन जाए। तो देखना होगा कि यहाँ कौन जीतता है। जो आखिरी सीट है वो हटिया है। हाँ मंजर भाई बोलिए। इसमें लालू यादव फैक्टर इसलिए है सर क्योंकि यह यादव निर्णायक है, और यादवों को भुनाने के लिए जो है लालू यादव और जो है तेजस्वी यादव को लाया जाए। और सुभाष यादव जो है मजबूत है, धन बल में भी है आगे, जन बल में भी आगे है। ईडी के अभी शायद कटघरे में है वो, जहां तक मुझे जानकारी है। अब चलते हैं हम लोग हटिया में। और हटिया जो है, हाँ हटिया से जो है इस बार मामला दिलचस्प है। इस बार जो है हेमंत सोरेन ने वहां जाके कहा है कि आप लोग बहुत बार बीजेपी को दिए, एक बार हमें कांग्रेस को मौका दीजिए। आप हेमंत सोरेन को देखिए, अजय नाथ साहदेव को मत देखिए, हमको देखिए और हमें एक बार मौका दीजिए। हटिया का काया अगर पलट नहीं दिए तो हेमंत सोरेन का मेरा नाम नहीं। और वो जोरदार जो है वहां पर भाषण स्पीच दिए थे जो है आपके जो है अजय नाथ साहदेव के पक्ष में जो है हटिया में। और हटिया में जो है जेएमके का अयूब अली, जैसे कि हमारे इश्तियाक भैया ने बता के चले गए 5 बजे के डिबेट में, तो अयूब अली यहाँ के प्रत्याशी है। और बीजेपी से जो है नवीन जायसवाल, वही पुराने प्रत्याशी जो जेबीएम से बीजेपी में गए थे, और अब फिर उनको एक बार जो है दिया गया है टिकट। देखते हैं इस बार जो है क्या होता है, लेकिन कांटों की लड़ाई है यहाँ पर। अजय नाथ साहदेव पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, और ये भी चर्चाएं थी कि अजय नाथ साहदेव बीजेपी में जाएंगे, लेकिन शायद बीजेपी में जो है लोग कह रहे थे कि बीजेपी में जाएंगे, मीडिया में भी अफवाहें उड़ी थी जो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। उसके बाद जो है अचानक कांग्रेस से उसको टिकट मिलता है, तो वो कहते हैं कि ये बीजेपी द्वारा जो है साजिश रची जा रही थी ताकि हम लोग का यहाँ पर जो है हवा बहे हटिया में। और हटिया मैं मानता हूँ, हटिया में थोड़ा कांग्रेस की राहें मुश्किल है, इसलिए क्योंकि वहाँ बिहारी ज्यादातर है, बाहरी वोटर निर्णायक है। और बाहरी वोटर मुझे लगता है कि ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं। रांची, हटिया, कांके ये शहरी क्षेत्र है, और शहरी क्षेत्रों में जो है बीजेपी थोड़ा सा ज्यादा ही मजबूत दिखती है मुझे। और खास करके झारखंड में, बाकी राज्यों के शहरों की बात नहीं कर रहा, झारखंड के शहरों में बीजेपी जो है थोड़ा सा मजबूत है, क्योंकि यहाँ के लोग को मतलब नहीं है जनता से। वो सिर्फ अपना विकास जो है नहीं देखते हैं, वो बोलते हैं देश का विकास, क्योंकि ऑलरेडी वो जॉब में रहते हैं और जो है अच्छा से इनका घर परिवार संपन्न रहता है, तो उन लोगों को जो है राज्य से मतलब नहीं रहता। तो इसलिए जो है वो सिर्फ बीजेपी के जो है राष्ट्रीय पार्टियों को चुनने का काम करते हैं। और इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हटिया में अजय नाथ साहदेव कांटे के टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो है इस बार किसका किस्मत खुलेगा। ये सीट भी जो है हमें लग रहा है कि फंसी हुई है कांग्रेस के लिए, लेकिन अजय नाथ साहदेव का बेड़ा पार होता है कि नहीं इस बार भी, ये हटिया की जनता 23 नवंबर को बता ही देगी। लेकिन इतना तो तय है कि जो है आपके
अजय नाथ साहदेव जो है बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं नवीन जायसवाल को। और नवीन जायसवाल के 5 सालों के कामों का जब भी बखान वो कर रहे हैं कि 5 साल में हटिया का क्या हुआ, 5 साल में हटिया का क्या विकास हुआ है, आप बताइए। तो हटिया में सही में विकास नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार में तो रहे नहीं। और हटिया से नवीन जायसवाल सिर्फ जो है व्हाइट जो है कपड़े पहनते हैं, गेरुआ कलर के जो कपड़े पहनते हैं, भगवा कलर के। विकास तो हुआ है, लेकिन जो है उनका विकास हुआ है, ऐसा जो है अजय नाथ साहदेव और जो है उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। जबकि जो है वहां का सत्यता यह है कि बाहरी वोटर निर्णायक है। अब बाहरी जिसके साथ जाएंगे वो जीतेंगे। जी। बाहरी बाहरी निर्णायक है, तो बाहरी में कौन रह रहा है वहाँ, किस जाति का है, किस धर्म का है, ये ज्यादा मैटर। जी तो जी और ज्यादा हटिया रांची के बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हटिया के बाद, रांची के बाद हटिया स्टेशन पड़ता है, या हटिया के बाद रांची स्टेशन पड़ता है। तो जी इससे पता चलता है कि राजधानी की सीट है, और यहाँ से जो है अक्सर बीजेपी जीतती रही है, लोकसभा में भी जी और विधानसभा में भी। तो यहाँ पर आपको लगता है कि बीजेपी को एज है या जेएमएम को एज है? बीजेपी को एज है या कांग्रेस के सर, कांग्रेस के ठीक है ये, मतलब कि सीट शेयरिंग में ये सीट कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस से अजय नाथ साहदेव प्रत्याशी है। जी तो गठबंधन की ये सीट है, और आपको ये लग रहा है कि कड़ी टक्कर है, लेकिन बीजेपी को एज है। जी चलिए, तो आज हमने जो जिन सीटों की बात की, उसमें जो है आप चक्रधरपुर, बरही, बरकट्ठा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर पश्चिमी, विश्रामपुर, कोडरमा और हटिया, इनमें से अगर हम देखें तो चक्रधरपुर में जेएमएम आगे है, बरही में बीजेपी है आगे, और उसके बाद बरकट्ठा में भी बीजेपी को एज है। कांटे की लड़ाई है, लेकिन आसान नहीं है प्रिडिक्ट करना। और जी जमशेदपुर ईस्ट में विजय कुमार को एक तरीके से एज कह सकते हैं, और जमशेदपुर पश्चिमी में जो है बन्ना गुप्ता को एज है, और विश्रामपुर में जो है ये सीट फंसी हुई है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कौन जीतेगा कौन नहीं, 4 कोणों की लड़ाई है। कोडरमा में जो है एक तरीके से निर्दलीय ने जो है मामला फंसा दिया है, शालिनी गुप्ता निर्दलीय है। तो ये सीट अगर जो है 8 सीटें हैं, और यहाँ पर देखिए कि 3 सीटें ऐसी हैं जो फंसी हुई हैं 8 सीटों में से, और 5 सीटों में से जो है एक सीट पे जो है कांग्रेस को एज है, बाकी सारी सीटों पर जो है बीजेपी को एक तरीके से एज है। लेकिन लड़ाई जो है वो आसान नहीं है किसी के लिए भी, और यहाँ पर नतीजे जो है पलट भी सकते हैं, हमारा ये मानना है, मंजर भाई का मानना है। तो मंजर भाई, जो हमने 43 सीटों की बात की, तो उसमें अगर आप देखिए तो हमने पहले चरण की सारी सीटों की लगभग बात कर ली है, और अब हमारे पास एक आंकड़ा है कि कहां पर कौन आगे है 43 सीटों में, और 43 सीटों में से कितनी सीटें फंसी हैं। वीडियो के अंत में जाने से पहले मैं जो है आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मंजर भाई, क्या लगता है आपको 43 सीटों में जब आपने सर्वे कर लिया, लोगों से बात कर ली, तो क्या ये सीटें सरकार बनाने के लिए जो जरूरी आंकड़ा है, जैसे कोल्हान की जो सीटें थी पिछली बार जेएमएम को एज था, 20 से ज्यादा सीटें गठबंधन ने इधर से निकाल ली थी पिछली बार, जो दावा हो रहा है, देखिए जब चुनाव खत्म हुआ था तब भी कहा गया था कि 25 सीटें जो है जेएमएम इंडिया गठबंधन जीत सकता है इधर से। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी को एज होगा या जेएमएम को एज होगा? अनम्यूट करिए। देखिए, कोल्हान और जो है पलामू प्रमंडल और रांची के जो है सीट अगर मिला दे दक्षिणी छोटा नागपुर का, तो जो है यहाँ पर ज्यादातर जो है आपका कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर यानी कि रांची प्रमंडल, यहाँ पर जो है ये सीट जेएमएम का ज्यादातर है। हालांकि पलामू का कुछ सीट जो है आरजेडी कड़ी टक्कर दे रही है, और रांची में जो है जेएमएम भी कड़ी टक्कर दे रही है। तो यहाँ पर जो है हमें लगता है कि 20 से 28 सीट जो है लगभग जो है जेएमएम जो है निकालने जा रहे हैं गठबंधन। आरजेडी कांग्रेस के बाई कांग्रेस में कुछ ही जो है यहाँ पर जो है प्रत्याशी अच्छी स्थिति में है, वो है जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी, उसके बाद जो है आपका एक सीट है जो आपका मुझे याद नहीं आ रहा, जगन्नाथपुर, सोनाराम सिंह की यहाँ से चुनाव लड़ रहे, तो ये सब सीटें जो है आसान है। लेकिन जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर मजबूत अगर मुझे दिखाई दे रही तो वो आरजेडी दिखाई दे रही, और आरजेडी इस बार परिवर्तन कर सकती है। तो आरजेडी जो है यहाँ पे भूमिका बहुत दिखा जा रहा है, क्योंकि पलामू में ज्यादातर सीटों में आरजेडी चुनाव लड़ रही है। तो आरजेडी जो है यहाँ पर जो है यहाँ निर्णायक हो जा रही है पलामू में। और दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर बात करें रांची प्रमंडल सीटों में,
तो यहाँ पर जेएमएम अच्छी खासी स्थिति में है। और जो अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ 2-4 सीट निकाल सकती है। तो 22 से मतलब 28 सीट जो है वो जेएमएम गठबंधन जो है जीत रहा है, और बाकी सीट जो है फिर आरजेडी भी कुछ सीट जीतेगी और बाकी बीजेपी जीतेगी। और ये अगर जीत रही है तो संथाल में इनका आसान हो जाएगा, सरकार आसानी से हाँ बनेगी। बिल्कुल। तो जो अभी हमने जो बात की, इसके बाद मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम आगे जब आएंगे तो ये बताएंगे कि इन 43 सीटों का जो है एक तरीके से हम फ्रैक्शन करेंगे कि कहां पर क्या लड़ाई है, कौन सीट किसके हिस्से में जा रही है और कहां पर जो है मुकाबला फंसा हुआ है। इससे थोड़ा सा और एक वीडियो के जरिए आपको चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। तो मंचर भाई आपका बहुत शुक्रिया और आपने समय निकाला दर्शकों के धन्यवाद। लिए। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। धन्यवाद।